कि महान राजा चंद्र प्रताप का विवाह अभी अभी संपन्न हुआ था। यह विवाह केवल एक राजा और रानी का मिलन नहीं था, बल्कि पूरे कंचनपुर की समृद्धि का प्रतीक था। राजा चंद्र प्रताप अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने शौर्य से कई युद्ध जीते थे और राज्य को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाया था। उनकी नवविवाहिता रानी सुंदरता और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम थी। वह पड़ोसी राज्य विदर्भ की राजकुमारी थीं, जिनकी दूरदृष्टि और नीतियों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। विवाह के बाद पूरे कंचनपुर में उत्सव का माहौल था। संगीत, नृत्य, भव्य भोज और दीपमालाओं से महल सजा हुआ था। परंतु इस शुभ समय के बीच कोई छाया धीरे धीरे कंचनपुर की ओर बढ़ रही थी। कुछ ऐसा जो राजा और रानी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। राजा चंद्र प्रताप और रानी सौम्या के विवाह को 1 वर्ष पूरा हो चुका था। इस 1 वर्ष में कंचनपुर पहले से भी अधिक समृद्ध हो चुका था। राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए नित्य नए फैसले ले रहे थे और रानी सौम्या अपने ज्ञान एवं नीतियों से राज्य की स्त्रियों को सशक्त बना रही थी। महल में शांति और आनंद का वातावरण था। इसी बीच एक शुभ समाचार ने पूरे कंचनपुर को हर्षित कर दिया। रानी सौम्या गर्भवती थीं। यह खबर सुनते ही महल में उल्लास की लहर दौड़ गई। महल की दासियां, मंत्रीगण और पूरा राजपरिवार इस समाचार से आनंदित था। राजा चंद्र प्रताप ने स्वयं देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए भव्य यज्ञ करवाया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। आप लोगों के एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अपना छोटा भाई समझकर एक लाइक कर दें। रानी के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल की जा रही थी। उनके लिए राजमहल में विशेष कक्ष सजाया गया था, जहां सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया। अनुभवी दाइयां और राजवैद्य हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते। राजा भी अपने युद्ध और दरबार के कार्यों से समय निकालकर रानी के पास आते और उनके साथ समय बिताते थे। किंतु इस आनंद के वातावरण के बीच एक छुपा हुआ संकट धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा था। कुछ ऐसा जो आने वाले समय में रानी की परीक्षा लेने वाला था। समय बीतता गया और वह शुभ घड़ी आ गई जब कंचनपुर में नए उत्तराधिकारी के जन्म की प्रतीक्षा हो रही थी। महल में दीप जलाए गए थे और पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। हर कोई इस आनंदमयी क्षण का साक्षी बनना चाहता था। फिर एक रात जब चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, रानी सौम्या को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल की वैद्य उनकी सेवा में तत्पर हो गए। राजा चंद्र प्रताप घबराए हुए महल के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। अंततः आधी रात को एक सुंदर, तेजस्वी और बलशाली राजकुमार का जन्म हुआ। महल में आनंद की लहर दौड़ गई। शंखनाद किया गया और पूरे राज्य में मंगल गान गूंजने लगा। राजा चंद्र प्रताप के जीवन का यह सबसे सुखद क्षण था। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसकी मासूम आंखों में झांका। यह कंचनपुर का भविष्य था। जैसे ही महल में उत्सव का शोर बढ़ा, तभी एक गंभीर समाचार ने सबको स्तब्ध कर दिया। रानी सौम्या अब इस संसार में नहीं रही। प्रसव की पीड़ा इतनी असहनीय थी कि उन्होंने अंतिम सांस लेते हुए अपने पुत्र को जन्म दिया था। राजा चंद्र प्रताप, जो कुछ क्षण पहले आनंद से भरे हुए थे, अचानक जैसे पत्थर के हो गए। उनके हाथों में नन्हा राजकुमार था, लेकिन उनके जीवन का सबसे अनमोल रत्न, उनकी प्रिय रानी, अब नहीं रही। पूरा महल शोक में डूब गया। भव्य उत्सव के बीच गहरी उदासी छा गई। राजा अपने सिंहासन कक्ष में जाकर मौन बैठ गए। एक तरफ उनका उत्तराधिकारी था तो दूसरी तरफ उनकी जीवन संगिनी का अभाव। परंतु इसी शोक के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठने लगा। अब इस नन्हे राजकुमार का भविष्य क्या होगा? क्या राजा इस दुख से उभर पाएंगे? महल में अब भी रानी के निधन का शोक व्याप्त था। राजा चंद्र प्रताप गहरे दुख में डूबे हुए थे। वह दिन रात अपने नवजात पुत्र को देखते और उसकी मासूम आंखों में अपनी प्रिय रानी की झलक खोजते थे। लेकिन यह शोक केवल उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, यह पूरे कंचनपुर के भविष्य से जुड़ा था। राज्यसभा में एक विशेष बैठक बुलाई गई। कंचनपुर के अनुभवी मंत्रीगण, सेनापति और राजगुरु सभी एकत्र हुए। राजमहल में यह चर्चा का विषय बन गया कि राजा चंद्र प्रताप को क्या करना चाहिए। एक मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, हम आपका दुख समझ सकते हैं, परंतु कंचनपुर का भविष्य भी आपके निर्णय पर निर्भर करता है। नन्हा राजकुमार अभी बहुत छोटा है, उसे मां के स्नेह की आवश्यकता है। केवल दासियों और दाइयों के सहारे वह बड़े नहीं हो सकते हैं। अन्य मंत्रियों ने भी इस बात का समर्थन किया। सेनापति सिंहवीर ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आप अकेले रहकर अपने मन को दुख में मत डुबोइए। जब मंत्रीगण और राजगुरु ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने क्रोधित होकर मना कर दिया। नहीं, मैं अपनी सौम्या के स्थान पर किसी और को नहीं ला सकता, यह असंभव है, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा इस दुख को अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन राज्य का भविष्य भी दांव पर था। महाराज, हम आपका दुख समझते हैं, परंतु एक राजा के लिए उसका कर्तव्य सर्वोपरि होता है। आपका राजकुमार अभी बहुत छोटा है, उसे मां की ममता की आवश्यकता होगी। क्या आप यह नहीं चाहेंगे कि उसे सही मार्गदर्शन और देखभाल मिले? सेनापति सिंहवीर ने भी सहमति जताई। महाराज, यह विवाह केवल आपका निजी निर्णय नहीं है, बल्कि यह कंचनपुर के भविष्य से भी जुड़ा है। एक नन्हा उत्तराधिकारी बिना मां के स्नेह के कैसे बढ़ेगा? राजगुरु भद्रेश्वर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजन, क्या आप यह नहीं चाहते कि जब यह नन्हा राजकुमार बड़ा हो तो वह एक मजबूत, नीतिवान और संतुलित राजा बने? उसके लिए एक माता का होना आवश्यक है। राजा चंद्र प्रताप यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गए।
उन्होंने अपने पुत्र को नन्हे हाथों से किलकारियां मारते देखा। क्या वह अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर अपने पुत्र के लिए यह बलिदान दे सकते थे? राजमहल में कई दिनों तक यह चर्चा चलती रही। राजा हर बार इस विषय पर चुप हो जाते, लेकिन उनके हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। फिर एक दिन राजा चंद्र प्रताप अपने सिंहासन कक्ष में बैठे थे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया, उसकी मासूम आंखों में देखा और निर्णय लिया, यदि यह विवाह मेरे पुत्र और कंचनपुर के भविष्य के लिए आवश्यक है तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। दरबार में सभी ने राहत की सांस ली। कंचनपुर के भविष्य के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि राजा चंद्र प्रताप का विवाह किससे होगा? कौन होगी कंचनपुर की नई महारानी? राजा चंद्र प्रताप ने भारी सभा में अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं उसी स्त्री से विवाह करूंगा जो मेरे पुत्र को अपने हृदय से अपनाएगी, उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह देगी। यदि कोई स्त्री इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं जीवन भर अकेला रहना पसंद करूंगा। राजा की यह शर्त सुनकर दरबार में गहरी शांति छा गई। यह कोई साधारण विवाह नहीं था, यह कंचनपुर के उत्तराधिकारी की मां बनने का निर्णय था। मंत्रीगण और राजगुरु ने इस शर्त को उचित माना। अब प्रश्न यह था कि ऐसी कौन सी राजकुमारी होगी जो इस शर्त को स्वीकार करेगी। राज्य के चारों ओर संदेश भेजे गए। एक के बाद एक राजघराने से विवाह प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन जैसे ही राजा की शर्त का उल्लेख किया जाता, सभी राजकुमारियां पीछे हट जातीं। कोई भी स्त्री यह स्वीकारने को तैयार नहीं थी कि वह एक अन्य स्त्री के पुत्र को अपने पुत्र की तरह अपनाए। कुछ को संदेह था कि राजकुमार बड़ा होने पर उन्हें अपनाएगा या नहीं, तो कुछ को यह डर था कि वह स्वयं कभी अपने सगे संतान को जन्म नहीं दे पाएंगी। समय बीतता गया, लेकिन कोई योग्य वधू नहीं मिली। राजा का हृदय निराशा से भरने लगा। इसी बीच एक दिन महल के मंत्री ने राजा को एक असाधारण समाचार सुनाया। महाराज, एक स्त्री है जो आपकी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कौन है वह, और क्या वह सच में मेरे पुत्र को अपने हृदय से अपना सकती है? मंत्री ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, वह स्त्री तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक विधवा है। दरबार में हलचल मच गई। राजा चंद्र प्रताप गंभीर हो गए। विधवा स्त्री से विवाह करना कोई साधारण बात नहीं थी, विशेषकर एक राजघराने में। राजा ने उस स्त्री को महल में बुलाने का आदेश दिया। अगले ही दिन एक सादे परिधान में, चेहरे पर संयम और गंभीरता लिए, वह स्त्री महल में उपस्थित हुई। उसका नाम अंशुमति था। वह एक सम्मानित युवक की पत्नी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका पति एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया था। विधवा होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी थी। वह न केवल धैर्यवान थी, बल्कि अपने ज्ञान और संवेदनशीलता के लिए जानी जाती थी। अंशुमति ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आपकी शर्त क्या है और मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम सच में मेरे पुत्र को अपने पुत्र की तरह अपनाओगी? ये केवल कहने की बात नहीं है, ये पूरे जीवन का निर्णय है। उसने कहा, महाराज, मैंने स्वयं मातृत्व का सुख नहीं पाया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि एक माँ का प्रेम केवल जन्म देने से नहीं, बल्कि स्नेह और परवरिश से भी होता है। यदि आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं आपके पुत्र को अपने हृदय से अपना सकती हूँ। राजा चंद्र प्रताप एक पल के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखा, जो अपनी नन्ही आंखों से सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। फिर राजा ने कहा, यदि तुम सच में मेरे पुत्र को अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी महारानी के रूप में स्वीकार करता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह निर्णय कंचनपुर के इतिहास का एक अनोखा मोड़ था, जहां एक विधवा महारानी बनने जा रही थी। अंशुमति, जो एक सम्मानित और समझदार विधवा थी, उसने राजा की शर्त को पूरी तरह स्वीकार किया था। राजा के दिल में विश्वास था कि वह अपने बेटे को मां का प्यार देने में सक्षम होंगी, और कंचनपुर के भविष्य के लिए यह निर्णय सही था। विवाह की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो गईं। महल और पूरे कंचनपुर राज्य को सजाया गया। हर जगह खुशी और उल्लास का माहौल था। राजा और अंशुमति का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। समारोह में हर कोई सम्मिलित था और लोग अंशुमति के राजमहल में आने को लेकर खुश थे। रानी ने राजा चंद्र प्रताप और उनके नन्हे राजकुमार को दिल से अपनाया। रानी के साथ राजा का विवाह बड़ी शान और शौकत से हुआ। विवाह के बाद राजा चंद्र प्रताप ने अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नई रानी राजमहल में सहज महसूस करे और उसे किसी भी प्रकार की कमी न हो। राजमहल में अब एक नई मां का स्नेह था और राजकुमार को वह प्रेम और देखभाल मिल रही थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। रानी ने राजकुमार को अपने बेटे की तरह स्नेह देना शुरू किया। वह उसे हमेशा अपनी गोदी में लेकर उसे प्यार करती और उसकी देखभाल करती थी। राजकुमार के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी और वह धीरे धीरे स्वस्थ होता गया। राजमहल में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। रानी ने न केवल राजा को साथ दिया, बल्कि वह कंचनपुर के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई। उसने राज्य में कई सुधार किए, महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं बनाई और शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा दिया। कंचनपुर का समृद्धि काल फिर से लौट आया था। राजमहल में समृद्धि और खुशी का माहौल था। राजा और रानी के बीच एक मजबूत संबंध विकसित हो गया था और उनकी जिंदगी में फिर से उजाला आ गया था।
राजकुमार भी अपनी मां के स्नेह में पलते बढ़ते हुए स्वस्थ हो रहा था। कुछ समय बाद रानी अंशुमति को एक और शुभ समाचार मिला। वह गर्भवती हो गई। इस खबर से महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा चंद्र प्रताप ने खुशी से आकाश को देखा और अपनी रानी को और अधिक स्नेह देना शुरू कर दिया। यह राज्य के लिए एक नया अवसर है, राजा ने कहा। हमारे पास अब 2 राजकुमार होंगे। राजमहल में त्योहार जैसा माहौल था। लोग यह जानकर प्रसन्न थे कि रानी अंशुमति से जल्द ही एक राजकुमार का आगमन होने वाला था। रानी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। एक दिन महल के भीतर एक उल्लासपूर्ण हलचल थी। रानी अंशुमति ने एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमार को जन्म दिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। हर जगह दीप जलाए गए, फूलों की रंग बिरंगी सजावट की गई और राजमहल में खुशियां मनाई गईं। राजकुमार का चेहरा बिल्कुल राजा चंद्र प्रताप जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रानी ने उसे गोदी में लिया और उसे अपनी गोदी में खिलाया। उसका चेहरा देखकर राजा की आंखों में आंसू थे। राजा कहता है, मेरे राज्य का भविष्य आज से उज्जवल हो गया है। रानी ने अपने दोनों बेटों को एक समान प्यार और देखभाल करती थी। बड़े राजकुमार को अब वह मां की तरह स्नेह देती थी और छोटे राजकुमार के साथ अपनी सारी ममता और प्यार देती थी। महल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजमहल की खुशियां दोहरी हो गई थीं। लेकिन क्या यह सुख और शांति लंबे समय तक बनी रहेगी? क्या इस नन्हे राजकुमार का आगमन कंचनपुर के लिए और भी बड़ी उम्मीदें लेकर आएगा? विवाह के बाद से राजा और रानी के बीच जो प्यार था वह समय के साथ और भी मजबूत हो रहा था। लेकिन इस खुशहाली के बावजूद कहीं न कहीं कुछ अधूरा था। क्या यह नन्हा राजकुमार कंचनपुर की रानी के लिए किसी नए संकट का कारण बनेगा? समय बीतता गया। राजा चंद्र प्रताप और रानी का छोटा पुत्र अब कुछ महीनों का हो चुका था। महल में उसकी किलकारियां गूंजने लगीं और रानी का पूरा ध्यान अपने नवजात पुत्र पर केंद्रित हो गया। धीरे धीरे उसकी ममता का झुकाव सिर्फ अपने सगे बेटे की ओर बढ़ने लगा। पहले जो रानी अंशुमति बड़े राजकुमार को अपने पुत्र की तरह अपनाने का वचन दे चुकी थी, अब वही उसकी अनदेखी करने लगी। बड़ा राजकुमार, जो अब कुछ ही वर्षों का था, अपनी नई मां के बदलते व्यवहार को समझने लगा था। पहले जब वह उनकी गोद में खेलता था तब रानी उसे दुलारती थी, लेकिन अब वह उसे देखकर भी अनदेखा करने लगी थी। वह मासूमियत से पूछता, लेकिन रानी अब उसे पहले जैसी गोद में नहीं उठाती थी। अब वह छोटे राजकुमार को लेकर हर समय व्यस्त रहती। वह उसे अपने हाथों से भोजन कराती, अपने साथ सुलाती और उसके रोने पर तुरंत दौड़कर जाती थी। लेकिन जब बड़ा राजकुमार अपनी मां के पास जाता तो वह बहाने बनाकर उसे दूर कर देती थी। राजकुमार धीरे धीरे इस सच्चाई को समझने लगा कि उसकी नई मां के लिए अब उसका कोई स्थान नहीं था। राजा चंद्र प्रताप को शुरू में इस बदलाव का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वह राज्य के मामलों में व्यस्त रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनका बड़ा पुत्र अब चुप रहने लगा था, उदास रहता था और अपनी मां के पास जाने से कतराने लगा था। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, रानी, तुमने मेरे बड़े पुत्र को अपनाने का वचन दिया था, लेकिन आजकल तुम्हारा ध्यान केवल अपने छोटे पुत्र पर ही केंद्रित क्यों है? अंशुमति ने हंसकर जवाब दिया, महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों से समान प्रेम करती हूँ, लेकिन छोटा राजकुमार अभी बहुत छोटा है, उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। राजा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह साफ दिखने लगा कि रानी का प्रेम अब सिर्फ अपने बेटे तक सीमित रह गया था। महल के कुछ लोग इस बदलाव को देख रहे थे। मंत्री, सेवक और यहाँ तक कि राजगुरु भी यह महसूस करने लगे थे कि रानी अब बड़े राजकुमार को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। कुछ दरबारियों को संदेह था कि रानी चाहती थी कि उसका सगा बेटा ही राजा बने। क्या वह धीरे धीरे बड़े राजकुमार को सत्ता से दूर करने की योजना बना रही थी? राजमहल में अब एक अनकही दूरी बन चुकी थी। राजा चंद्र प्रताप का बड़ा पुत्र, जिसे पहले मां का स्नेह मिलता था, अब अपनी सौतेली मां अंशुमति की बेरुखी से पूरी तरह अकेला हो गया था। मां की गोद से वंचित वह अपनी उदासी को कम करने के लिए एक छोटे से बंदर के बच्चे के साथ खेलने लगा। यह बंदर उसका सबसे अच्छा मित्र बन गया था। राजकुमार उसके साथ समय बिताता, उसे खाना खिलाता और महल में जहाँ जाता अपने साथ ले जाता। लेकिन यह मासूमियत जल्द ही एक भयानक साजिश का शिकार बनने वाली थी। एक दिन खेलते खेलते वह बंदर रानी के कक्ष में घुस गया। रानी पहले से ही बड़े राजकुमार से चिढ़ी हुई थी और अब उसने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बना ली। उसने आप देखा न ताप और क्रूरता से उस मासूम बंदर को पकड़कर अपने पैरों पर अपने ही नाखूनों से गहरे जख्म बना लिए। इसके बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, देखो इस बंदर ने मुझ पर हमला कर दिया, यह तो एक साजिश है, मेरे प्राण लेने की कोशिश की गई है। उसकी चीख पुकार सुनकर महल के रक्षक और सेवक तुरंत दौड़ पड़े। राजा चंद्र प्रताप भी वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रानी को देखा, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। रानी के पैरों से खून बह रहा था। रानी अंशुमति ने दर्द भरी आवाज में राजा से कहा, महाराज, यह देखिए आपके पुत्र की करतूत। उसने जानबूझकर उस जंगली बंदर को मेरे कक्ष में छोड़ दिया ताकि वह मुझ पर हमला कर दे। ये छोटा बच्चा आज तो एक बंदर के सहारे मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, जब बड़ा होगा तो क्या करेगा? राजा चंद्र प्रताप स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा, जो भयभीत और मासूम खड़ा था।
उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह से स्तब्ध था। राजा ने उससे सख्त स्वर में पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने जानबूझकर अपनी मां पर बंदर को हमला करने के लिए भेजा? राजकुमार ने तुरंत सिर हिलाया और कांपते हुए कहा, नहीं पिताजी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह मेरा दोस्त है, मैंने उसे कभी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेजा। मां झूठ कह रही हैं। लेकिन अंशुमती ने और अधिक आंसू बहाते हुए कहा, महाराज, यह बच्चा निर्दोष दिखता है, लेकिन इसके दिल में नफरत तनप रही है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह एक दिन आपकी भी हत्या कर देगा। महल में सन्नाटा छा गया था। राजा चंद्र प्रताप के मन में एक भयानक उलझन थी। एक तरफ उनका अपना पुत्र था, जिसे अपनी प्राणों से ज्यादा प्रेम करता था और जो अब भी मासूम लग रहा था। दूसरी तरफ उनकी नई रानी थी, जिसने स्वयं उनके बड़े पुत्र को अपनाने का वचन दिया था। क्या वह झूठ बोल रही थी? राजा चंद्र प्रताप के मन में संदेह जन्म लेने लगा। क्या सच में उनका पुत्र इतना निर्दयी हो सकता है? क्या राजा चंद्र प्रताप अपनी रानी की चाल को समझ पाएंगे? रानी अब राजा पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। उसके भीतर धीरे धीरे सत्ता और लालच की आग जलने लगी थी। अब उसे राजा के बड़े पुत्र का अस्तित्व सहन नहीं हो रहा था। उस रात जब राजा अपने कक्ष में शांत बैठे थे, अंशुमती ने रोते हुए आकर कहा, महाराज, मैंने बहुत सहन किया, लेकिन अब मुझसे और नहीं होगा। ये बच्चा अगर महल में रहेगा तो एक दिन हमें मार डालेगा। आप या तो उसे मार दीजिए या फिर मुझे मार दीजिए। राजा चंद्र प्रताप हतप्रभ रह गए। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? वह मेरा पुत्र है। राजा ने क्रोधित होकर कहा, पुत्र? पुत्र नहीं महाराज, वह एक नाग है जो बड़ा होकर आपको डसेगा। मैं आपके छोटे पुत्र की मां हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का जीवन किसी खतरे में पड़े। रानी ने राजा के सामने दो ही विकल्प रख दिए, या तो वह रहेगा या मैं रहूंगी। राजा एक गहरी उलझन में फंस गए। राजा ने अपने बेटे की ओर देखा, जो मासूमियत से खड़ा था। वह कोई अपराधी नहीं था, फिर भी सजा उसी को दी जा रही थी। राजा के पास दो ही रास्ते थे, या तो वह अपने बेटे को मार दे या फिर उसे कहीं बहुत दूर छोड़ आए। आखिरकार राजा ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने बेटे को अकेले जंगल में छोड़ने का फैसला किया। अगली सुबह राजा अपने पुत्र को लेकर महल से निकल पड़े। वह उसे घने जंगल की ओर ले गए, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। बच्चा अपने पिता की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सा भय था। पिताजी, क्या हम यहाँ शिकार खेलने आए हैं? राजकुमार ने मासूमियत से पूछा। राजा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कठोरता बनाए रखा। वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां चारों ओर सिर्फ पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें और घना अंधेरा था। राजा ने अपने पुत्र को घोड़े से नीचे उतारा और कहा, बेटे, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता है। राजकुमार सहम गया और बोला, पिताजी, आप मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हैं? राजा के होंठ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मां ने ऐसा करने को कहा? राजकुमार की आवाज में दर्द था। राजा ने उसकी ओर देखा, लेकिन उनकी जुबान पर कोई शब्द नहीं आया। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर घोड़े की लगाम खींची और तेजी से महल की ओर वापस लौट गए। बेटा रोता रह गया, लेकिन राजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रास्ते में राजा ने एक मरे हुए जानवर को देखा और उन्होंने तलवार निकाली और खून से अपनी तलवार को रंग लिया। जब राजा महल लौटे तो रानी बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। तभी राजा वहां आ पहुंचा। उसने पूछा, महाराज, क्या आप अपने निर्णय पर अड़िग रहे? राजा ने अपनी तलवार दिखाते हुए कहा, देख लो, मैं अपने पुत्र का पिता था, लेकिन आज मैं उसका कातिल निकला। रानी ने तलवार पर लगे खून को देखा और मुस्कुराते हुए अपने मन में बोली, अब मेरा पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। महल में चारों ओर विधवा रानी की जीत की गूंज थी, लेकिन क्या यह वास्तव में उसकी जीत थी? क्या जंगल में छोड़ा गया राजकुमार जिंदा रहेगा? वह रोता रहा, चिल्लाता रहा, पिताजी, आप कहां चले गए? लेकिन राजा बहुत दूर जा चुके थे। छोटे राजकुमार की आंखों में आंसू थे, पेट में भूख थी और दिल में डर था। वह नन्हे कदमों से इधर उधर भटकने लगा। कभी किसी झाड़ी में छिप जाता तो कभी किसी ऊंचे पेड़ के पास जाकर बैठ जाता था। कुछ ही देर में उसी जंगल के रास्ते से एक वृद्ध ब्राह्मण गुजर रहे थे। वे एक धर्मात्मा व्यक्ति थे जो दूर गांवों में जाकर वेद और धर्मशास्त्र पढ़ाते थे। अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। वे सोचने लगे, इस घने जंगल में कौन रो रहा है? वे आवाज की दिशा में बढ़े और उन्होंने एक छोटे से बालक को पेड़ के नीचे सहमे हुए बैठे देखा। ब्राह्मण चौंक गए। उसने कहा, बेटा, तुम यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? राजकुमार ने सिर उठाया। उनकी सफेद दाढ़ी और ममतामयी आंखें देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। मुझे मेरे पिता यहाँ छोड़ गए हैं। ब्राह्मण उसकी हालत देखकर समझ गए कि इसके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ है। ब्राह्मण ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब तुम डरो मत, आओ मेरे साथ चलो, अब से मैं तुम्हारा पिता हूँ। उन्होंने राजकुमार को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। ब्राह्मण का घर एक छोटे से गांव में था, जहां वे गरीब बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। वहां उनकी पत्नी भी थी, जो बहुत ही दयालु महिला थी। उन्होंने पूछा, अरे, ये कौन है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, अब से यह हमारा बेटा है, हमें इसे प्यार और ज्ञान देना है। ब्राह्मणी ने स्नेह से बच्चे को गोद में उठा लिया। ब्राह्मण ने नन्हे राजकुमार को संस्कृत, धर्मशास्त्र, युद्ध कला
और राजनीति की शिक्षा देनी शुरू किया। धीरे धीरे वह एक तेजस्वी और शक्तिशाली बालक बनता गया। ब्राह्मण के आश्रय में पला हुआ वह बालक अब एक तेजस्वी, बुद्धिमान और विद्वान युवक बन चुका था। उसकी नीति, युद्ध कला, शास्त्र ज्ञान और न्याय बुद्धि की चर्चा अब दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। जहां जहां उसकी बुद्धिमानी की बातें जाती, वहां के राजा और विद्वान उसकी प्रशंसा करते। उसी समय एक शक्तिशाली राजा, जो अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की तलाश में था, उसने भी इस युवा विद्वान के बारे में सुना था। राजा की पुत्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी, लेकिन उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, मैं विवाह उसी पुरुष से करूंगी जो ज्ञान, नीति और शौर्य में श्रेष्ठ होगा। राजा को जब इस ब्राह्मण पुत्र की प्रसिद्धि का पता चला, तो उसने अपने दूतों को भेजकर ब्राह्मण और उनके पुत्र को अपने दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने अपने दरबार में उस युवा ब्राह्मण पुत्र का सम्मानपूर्वक स्वागत किया। फिर राजा ने कहा, हमने सुना है कि तुम अत्यंत बुद्धिमान हो, लेकिन हमारी राजकुमारी का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं होगा। तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। दरबार में कई अन्य राजकुमार और विद्वान भी मौजूद थे, जो राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा रखते थे। राजा ने 3 चुनौतियां सामने रखा। इस युवा ब्राह्मण पुत्र ने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और नीति से पहली ही चुनौती में सभी को प्रभावित कर दिया। उसने सबसे जटिल राजनीतिक समस्याओं का हल ऐसा दिया कि दरबार में बैठे सभी मंत्री और विद्वान उसकी प्रशंसा करने लगे। शास्त्रों के ज्ञान में वह सबसे आगे निकला। जब युद्ध कला की बारी आई, तो उसने तलवारबाजी और धनुर्विद्या में अपनी श्रेष्ठता साबित कर दिया। राजा और राजकुमारी उसकी प्रतिभा से अत्यंत प्रभावित हुए। राजकुमारी स्वयं भी बहुत बुद्धिमान थी। राजा ने बड़े आनंद से घोषणा किया कि आज से तुम मेरे दामाद हो। तुम्हारी बुद्धिमानी और शौर्य को देखते हुए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करने का निर्णय लेता हूँ। राजमहल में भव्य विवाह का आयोजन किया गया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास का माहौल था। इस विवाह के बाद यह युवा ब्राह्मण पुत्र अब एक शक्तिशाली राजा का दामाद बन चुका था। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मण पुत्र, जो वास्तव में कंचनपुर का राजकुमार था, को अपने अतीत की सच्चाई का पता चल जाता है। तुम केवल एक ब्राह्मण पुत्र नहीं हो, बल्कि कंचनपुर राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। यह रहस्य उसके गुरु यानी उस ब्राह्मण ने उसे बताया। तुम्हारे पिता राजा चंद्र प्रताप ने किसी के दबाव में आकर तुम्हें जंगल में छोड़ा था, लेकिन अब तुम्हें अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। प्यारे दोस्तों,